2-3 मिनट बात करूँगा आपको। हाँ बस आप यूँ कर दीजिएगा। 40 मिनट करीब रोल करें। चलिए सर। सीखने की प्रक्रिया के संबंध में विचार होता आया है। सामान्य नागरिक, अभिभावक, सीखने वाले स्वयं और शिक्षक इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि यह सीखने की प्रक्रिया संपादित कैसे होती है। जब सीखना हो रहा होता है तो क्या होता है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज जो स्थिति हमारे सामने है उस पर मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। प्रारंभ में सीखने के सिद्धांतों के विषय में जो बातचीत हुई उसमें पहला प्रश्न यह आया कि एक सीखने के सिद्धांत से हम क्या अपेक्षा रखते हैं। इस संदर्भ में जब विचार विमर्श हुआ तो अंग्रेजी भाषा में W से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं WHAT, WHEN, WHERE, ये 7 W's हैं। बीच में एक H आता है HOW और अंत में WHY। सीखने के संदर्भ में इन प्रश्नों के उत्तर देने में जो सिद्धांत सक्षम होगा उस सिद्धांत को हम उचित सिद्धांत मानेंगे सीखने का। अभी तक जो प्रयत्न हुए हैं वो 3 प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। एक प्रयत्न वो हैं जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं, जिनको हम व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो 3 बड़े नाम हैं ऐतिहासिक कालक्रम में वो हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इवान पेट्रोविच पावलोव और प्रोफेसर BF स्किनर। जो दूसरे सिद्धांत हैं उनको हम गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, जिसका अभ्युदय जर्मनी में हुआ और उसमें जो 3 बड़े नाम हैं वो हैं वर्दीमर, कोहलर और लेविन। ये जो सिद्धांत विकसित किए गए, इन सिद्धांतों जिस कालक्रम में ये सिद्धांत विकसित हो रहे थे उस इरा का जो युग धर्म था वो युग धर्म कुछ इस प्रकार का था कि जो साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी विकसित हो रही थी उसने समाज वैज्ञानिकों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों और विज्ञान से इतर जो विधाएं हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप काम करें। यानी कि वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्त करने की विधा जो विकसित हो रही थी उसका ही उपयोग करने का प्रयास किया गया। इसमें सर्वप्रथम जो बात सामने आई वो ये थी कि प्रयोग प्रारंभ किए जाएं। तो मनोविज्ञान में प्रयोग प्रारंभ करने की परंपरा प्रारंभ हुई और जो पहला प्रयोग जिस प्रकार जीव विज्ञानी पशुओं पर प्रयोग कर रहे थे और ये पशु लोअर एनिमल्स थे, उसी प्रकार इन मनोवैज्ञानिकों ने भी इन पशुओं पर प्रयोग प्रारंभ किए। प्रारंभिक प्रयोग मुर्गियों, बिल्लियों और चूहों पर किए गए। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो बिल्ली पर किया गया और बिल्ली को एक बॉक्स में, एक पिंजरे में बंद किया गया। यह बिल्ली भूखी रखी गई थी और पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा गया था। अब इस प्रयोग को करने पर यह देखा गया कि प्रारंभ में बिल्ली ने उस पिंजरे से बाहर निकलने के कई प्रयास किए। वो रैंडम मूवमेंट्स थे, वो प्रयास ऐसे थे जिनमें उल्टे सीधे प्रयत्न हम उनको कहेंगे, क्योंकि उसको ठीक जानकारी नहीं थी कि बाहर कैसे निकला जाएगा। संयोगवश जब उसका पंजा या मुंह एक ऐसे लीवर पर पड़ा जिसके दबने से दरवाज़ा खुला और बाहर आ गई और उसने मछली को खा लिया। इस प्रयोग को जब कई बार दोहराया गया तो एक सिद्धांत विकसित हुआ जिसको इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा। जो रैंडम मूवमेंट्स बहुत पहले किए जा रहे थे, धीरे धीरे वो रैंडम मूवमेंट्स जिनसे असफलता मिल रही थी उसने उनको छोड़ दिया और जिस प्रयास से उसको सफलता मिली उसको उसने सीख लिया। और कालांतर में कुछ प्रयोग करने के उपरांत ये देखा गया कि बिल्ली ने कोई रैंडम मूवमेंट्स नहीं किए, उसने सीधे जाके उस लीवर को दबाया और वो बाहर आ गई। इस प्रयोग की सफलता ने एक सिद्धांत को जन्म दिया और तब इन्होंने जो सिद्धांत विकसित किया उसमें अभिप्रेरक की भूमिका तो निभाई भूख ने, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसके पास एक लक्ष्य था कि संदूक से बाहर निकलकर वह उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी, मछली को खाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में बाधा थी कि रास्ता बंद था। उल्टे सीधे प्रयत्न करना, रैंडम मूवमेंट्स के आधार पर उसने कई जब प्रयास किए,
संयोगवश उसको जो सफलता मिली उससे उसने सही प्रयत्न का चुनाव करना सीख लिया। फिर बाद में उसमें स्टेबिलिटी आ गई और उसने गलत प्रयासों को किया ही नहीं, सीधे सही प्रयत्न को सीख लिया। इस प्रकार यह पहला प्रयोग हुआ जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि सीखने के लिए ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर सीखना संभव होता है। अब जब नियम बनाने की बात आई तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स उसमें जोड़े। सबसे पहले तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर है तभी सीखना संभव हो पाएगा। यहाँ बिल्ली तत्पर इसलिए हुई कि वह भूखी थी और उसको सामने मछली दिखाई दे रही थी। दूसरा, प्रभाव का नियम, यानी कि वो प्रयत्न जिनके परिणाम स्वरूप लीवर खुल गया, उस प्रभाव को समझकर बिल्ली ने उसको दबाना सीख लिया। तीसरा था अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि कितनी बार उसने उसको प्रयोग उस लीवर को दबाने का प्रयास किया। अब प्रभाव के नियम में प्रारंभ में ऐसा लगा कि दंड और पुरस्कार करीब करीब एक समान हैं, बस केवल अंतर यह है कि दंड से अवांछित व्यवहार रोका जा सकता है और पुरस्कार से वांछित व्यवहार लाया जा सकता है। कालांतर में यह पता चला कि दंड और पुरस्कार बराबर नहीं हैं। एक और जब पुरस्कार से वांछनीय व्यवहार में इसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, वहाँ दंड से अवांछनीय व्यवहार की वीकनिंग होना आवश्यक नहीं है। यानी कि पुरस्कार से तो सही प्रतिक्रिया मिलना संभव होगा और संभव होता है, दंड से अवांछित व्यवहार रुक जाएगा ऐसा नहीं है। इसी प्रकार लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने खुद ही एक एक्सपेरिमेंट किया कई वर्षों बाद और खुद ही अपने नियम को बदला कि अभ्यास का नियम तभी काम करेगा जब इमीडिएट फीडबैक होगा, यानी कि उसको यह बताया जाएगा कि आपकी प्रतिक्रिया सही है या गलत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो केवल अभ्यास के आधार पर सीखना संभव नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट को थोड़ा बदलना पड़ा। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट वो तब बनेगी जब हम प्रैक्टिस के आगे कुछ विशेषण लगाएंगे कि सही प्रैक्टिस, ठीक प्रैक्टिस, जो की जानी चाहिए थी वैसी प्रैक्टिस। यदि ऐसा होगा तब तो परफेक्टनेस आएगी, अदरवाइज वो व्यवहार केवल परमानेंट हो जाएगा। अब इसके आधार पर उन्होंने कुछ जो अन्य नियम बनाए, उन नियमों के अंतर्गत ये था कि पहली शर्त ये है कि जो सीखने वाला है वो विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देने के लिए उत्सुक हो। और दूसरा ये था समानता का नियम। यदि पूर्व में कोई चीज़ सीखी गई है और लगभग उसी प्रकार की कोई चीज़ अब सीखी जानी है तो वहाँ पर भी पूर्व में सीखना काम आया। इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण कहा गया। इसी प्रकार बिल्ली को के साथ जब ये मछली प्राप्त वो कर रही थी तो उसको स्टैंड अप के साथ जब जोड़ा गया, खड़ी हो जाओ, तो बाद में बिल्ली ने बगैर भोजन के भी स्टैंड अप कहने पर खड़ा होना सीख लिया। तो अब क्रम से ये बातें क्या बनी कि पुनरावृत्ति नंबर 1, रिपीटेशन, अभ्यास कार्य, यानी कि प्रैक्टिस, प्रशंसा और दंड, पॉजिटिव। प्रशंसा और दंड पॉजिटिव, और जो अनुपयोग है या निंदा है या ताड़ना है या दंड है ये नेगेटिव कहलाई। यहाँ पर मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारी परंपरा में बच्चों के लालन पालन के विषय में एक श्लोक मिलता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरित। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी उलझन होती है कि 5 वर्ष तक आपने उसको लाड़ प्यार से पाला, अगले 10 वर्षों तक ताड़ित किया और अब 16 वर्ष में आप पिता उससे कह रहा है कि तू मेरा मित्र हो जा। ऐसा संभव एकदम से नहीं हो पाएगा। यदि आप 10 साल तक ताड़ना कर रहे हों तो वो मित्र बनने को तैयार होगा या नहीं, ये एक प्रश्न है। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग से एक बात को बल मिला कि यांत्रिक तरीके से भी ये कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, ऐसा एक विचार आया। इसी के उपरांत, और करीब करीब समय एक ही था, केवल स्थान का अंतर था, जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे, वो मनोवैज्ञानिक बाद में हुए, पहले वो जीव विज्ञानी थे और वो रशियन बायोलॉजिस्ट थे, इवान पेट्रोविच पवलव। उनका अनुबंधन का सिद्धांत है, कंडीशनिंग की थ्योरी है, और चूंकि ये सबसे पहले प्राचीनतम काम है तो इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। यह बहुत सरल सा एक प्रयोग था। इस प्रयोग को करने की एक बैकग्राउंड ये बनी थी कि वो सलाइवा का फॉर्मेशन, लार के बनने की प्रक्रिया पर कुछ कार्य कर रहे थे और एक
डॉग कुत्ते पर यह प्रयोग किया जा रहा था। संयोगवश कुछ ऐसी बात दिखी कि भूखे कुत्ते की भोजन को देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि भोजन उद्दीपक का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है, और जो रिस्पॉन्स है, जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, वह है लार की बनने की प्रक्रिया। भूखे कुत्ते का भोजन को देखकर लार को टपकाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन्होंने इसके साथ घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया गया और लार का बनना प्रारंभ हुआ। जब ये कंडीशनिंग करा दी गई, उसको हम कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे, घंटी को बजने को। कंडीशनड स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि फॉलो करेगा कंडीशनड स्टिमुलस को, घंटी के बजने की प्रक्रिया को भोजन की देने की प्रक्रिया फॉलो करेगी, और ऐसा होने से लार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कालांतर में केवल घंटी के बजने से ही लार की बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये कंडीशनिंग हो गई। स्वाभाविक रूप से घंटी से लार के बनने की प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब संबंध बना दिया गया। फिर जब इन्होंने प्रयोग किए, इसमें काफ़ी प्रयोग किए गए, ऐसा तक हो गया कि घंटी की आवाज़ में यदि थोड़ा परिवर्तन भी कर दिया जाए तब भी लार के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और धीरे धीरे करके यदि हम उस घंटी की आवाज़ को क्रमशः बदलते बदलते चले जाएं तो किसी भी आवाज़ के साथ लार के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। हमारी ह्यूमन लर्निंग में अधिकांशतः कंडीशनिंग ही होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो भाषा का सीखना है, 5 को 5 कहना है, बौ को बौ कहना है, ये सब कंडीशनिंग है। हमारी जो भाषा प्राप्त करने का, लिखने और पढ़ने का है, ये सब कंडीशनिंग की वजह से हुआ है। स्पोकन लैंग्वेज में कंडीशनिंग है, लेकिन वो कंडीशनिंग कुछ दूसरे टाइप की है, क्योंकि स्पोकन जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कुछ नेचुरल जैसी भी है। अनुबंधन द्वारा सीखना, इसमें एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन हो जाता है बाद में। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी एक कंडीशनड स्टिमुलस के साथ हमने किसी स्वाभाविक क्रिया को जोड़ दिया है और बाद में, यानी कि यूँ समझिए कि हमने घंटी बजाई, भोजन दिया, लार बना, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, अब केवल घंटी बजाई गई और लार के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो ये कंडीशनिंग हो गई। अब अगर हम इस बात को आगे को बढ़ाएं तो घंटी के बजने की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ पर भी लार के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा गया। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम छोटे बच्चे से पिता कहता है कि अंकल हैं, इनको नमस्ते करो, और कई बार जब ऐसी बातें होती हैं तो बच्चा स्वयं ही पिता के हाइट और उम्र के बराबर के लोगों को नमस्ते कहना प्रारंभ कर देता है। ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन की वजह से, उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन हो गया, यानी कि घंटी बजी, लार बना, फिर घंटी बजी, लार बना, लेकिन बहुत देर तक अगर भोजन नहीं आया तो वो घंटी के बजने से फिर लार की बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। इसको इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन। अब एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि यदि एक बार भी हम घंटी के बजने को फिर भोजन से जोड़ दें तो इमीडिएट रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी इसमें हो जाती है। सीखने में हम इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं। अब तीसरे उसमें आए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर BF स्किनर। इनकी जो थ्योरी है उसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सक्रिय अनुबंधन। ये ऑपरेंट वर्ड इसलिए है कि पहले वाले ये 2 प्रयोग थे, इसमें लार के बनने की जो प्रक्रिया थी वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, उसमें कुत्ते को अपनी ओर से कुछ करना नहीं था। यहाँ कुत्ते को अब